हेलो फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था भोजन क्या कहाँ से आता है और आज हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर है भोजन के घटक। तो इसे शुरू करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची, खाद्य पदार्थ आपको बताया गया है वो पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। उन सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ये एक क्रियाकलाप था जिसे हमने छोड़ दिया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि हम दिन में भी 3 टाइम पे अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। जैसे सुबह के टाइम में, सुबह के समय हम चपाती, दाल, बैगन का भरता या कुछ भी नॉर्मल सब्जी खाते हैं, और दिन के टाइम पे हम चावल लेते हैं स्पेशली, और उसके साथ दाल, सब्जी या जो भी है, और शाम को वापस से हम चपाती लेते हैं। तो हमारे जो खाना है उसका एक टाइम टेबल ऑलरेडी सेट है, हम उसी के हिसाब से अपना खाना बेसिकली लेते हैं। आमतौर पर हम हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अन्न से बना एक व्यंजन जैसे या तो चपाती होती है यानी रोटी, या फिर चावल, एक चीज़ ज़रूर होती है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। एक एक व्यंजन तो हमारा अन्न होता है, दूसरा व्यंजन होता है सब्जी के रूप में, या तो हम दाल लें या मांस लें या फिर किसी तरह की कोई सब्जी। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। इस सारणी में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में सारणी में बनाए गए व्यंजन छांटिए। छोड़ दीजिए इसे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। किसी को अपना भोजन, एक अच्छा भोजन, एक अच्छी डाइट मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं दूसरा भी सेम डाइट ले सके। या कई बार हम किसी कारणवश नहीं ले पाते, या तो हम बिज़ी अपने शेड्यूल की वजह से इस तरह का भोजन नहीं ले पाते, या कभी ट्रैवलिंग की वजह से या किसी वजह से हम नहीं ले पाते। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों की इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें ये पूछ रहा है कि अगर हम अपने डेली रूटीन से हटकर अगर हम कोई काम करते हैं तो क्या हमें उसके लिए कुछ अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लीजिए कि अगर आपने जिम जाना स्टार्ट करते हैं या कोई हैवी वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको फिर अपने डाइट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे वगैरह आपको अपनी डाइट में बदलनी पड़ती है। तो ये आगे बोलता है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अभी तक तो हमने ये देखा कि खाद्य पदार्थ हमें किसी विशेष प्रयोजन के हिसाब से लेने चाहिए। हमारे दिन में अलग अलग तरह का खाद्य पदार्थ होता है, लेकिन अब ये इन खाद्य पदार्थों में होता क्या है। हम जानते हैं प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। तो देखिए, जो ये कच्ची सामग्री है, ये कच्ची सामग्री व्यंजन का संघटक होती है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमें जो भी खाद्य सामग्री मिलती है या तो वो हमें पादपों से प्राप्त होती है या जंतुओं से, और इस कच्ची सामग्री को हम व्यंजन का संघटक कहते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक, अभी तक तो जो कच्ची सामग्री थी वो व्यंजन का संघटक थी। अब कच्ची सामग्री के संघटक यानी कि कच्ची सामग्री किससे बनती है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ये कच्ची सामग्री जिससे भी मिलकर बनी होती है उसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, और इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक होते हैं कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश या जल भी शामिल होता है। हमारे भोजन में दो चीज़ें और ऐड होती हैं। रुक्षांश को आहारी रेशे भी कहा जाता है। रुक्षांश को आहारी रेशे भी कहा जाता है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अभी देखिए, हम आगे पढ़ेंगे कि इन सभी पोषक पदार्थों का और रुक्षांश या जल का हमारे भोजन में क्या महत्व होता है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? नहीं, सभी पदार्थों में सभी पोषक पदार्थ उपलब्ध नहीं होते। अगर एक पदार्थ में आपको सभी पोषक उपलब्ध होने लग जाते तो फिर हमें इतनी वैरायटी का भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक पदार्थ में एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एक भोजन में सभी पोषक पदार्थ उपस्थित नहीं हो सकते। अभी देखिए, इस चैप्टर में आपको तीन पोषक पदार्थों के 3 घटकों के परीक्षण दिए गए हैं, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण आपको दिया गया है। क्योंकि ये सिंपल भी है और क्लास 6 के हिसाब से ये प्रैक्टिकल क्लास के अंदर किया जा सकता है, इसलिए इन परीक्षणों को करने के लिए हमको चाहिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या और होता है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये सिर्फ उसके बारे में एक आपको कहा गया कि कभी भी कि कोई चीज़ खाने योग्य है या नहीं है, या किसी भी चीज़ की जांच करने के लिए किसी भी केमिकल को कभी चखने का प्रयास मत कीजिए, एक वार्निंग है। अब हम आगे देखते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके कि किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए क्या देखिए, कार्बोहाइड्रेट वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारे भोजन में मुख्य रूप से 2 तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक मंड और दूसरा शर्करा। और जो परीक्षण इस बुक में दिया है वो परीक्षण किया है मंड के लिए। ठीक है, मंड या स्टार्च जिसे कहते हैं, मंड के लिए परीक्षण दिया है। तो इस परीक्षण में होता क्या है कि मैं आपको बता दूं, कोई भी खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री लीजिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन एक केमिकल है, उसकी 2-3 ड्रॉप्स उस पर डालिए, जैसे डायग्राम में दिखाया है, उस पर 2-3 ड्रॉप तनु आयोडीन विलयन की डालिए और उसके कलर के डिफरेंस को देखिए। अगर उसका कलर नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये इसमें इन्होंने कर रखा है, आलू पे कर रखा है। वैसे आलू के लिए एक टेस्ट ये भी होता है कि जो चीज़ मीठी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे चावल हो गया, रोटी में भी कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये परीक्षण मंड के लिए है। दूसरा इसका था शर्करा के लिए इसमें वो नहीं है, शर्करा उसका कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, लेकिन ये परीक्षण मंड के लिए है, शर्करा के लिए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप समझ गए होंगे, मंड के परीक्षण के लिए आपको करना है मंड में प्लस तनु आयोडीन विलयन को मिक्स करना है। अगर इसका कलर काला होता है या नीला होता है तो इसका मतलब है कि इसमें मंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। अभी प्रोटीन देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लेना आवश्यक है। देखिए, अगर आप कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, कभी भी कोई परीक्षण करते हैं, तो वो कभी भी ठोस पदार्थ पे नहीं जाता। या तो उसका पेस्ट बना, हल्का पानी डाल के उसे घिस के पेस्ट बना लेना चाहिए, या उसका चूर्ण बना लेना चाहिए, पाउडर बना लेना चाहिए। बट बेटर ये होगा कि आप उसका पेस्ट बना लें। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आपको प्रोटीन किसी खाद्य पदार्थ को लीजिए और उससे पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर मसल कर चूर्ण बनाकर एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं।
अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा का डाल के अच्छे से विलयन बनाइए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को छोड़ दीजिए। अब परख नली को छोड़ने के बाद इसके कलर में देखना, अगर इसका रंग बैंगनी आता है तो यानी उसमें प्रोटीन उपस्थित है। देखिए, अगर आपको खाद्य सामग्री लेनी है प्लस उसमें 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट की डालनी है प्लस उसमें 10 बूंद आपको डालनी है कास्टिक सोडा की। उसके बाद अगर उसका कलर बैंगनी हो जाता है, उसका कलर बैंगनी आता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस परीक्षण को आप चाहे तो इसे घर में कर सकते हैं अगर आपको ये केमिकल्स मिल जाते हैं तो। अब आता है वसा के लिए परीक्षण। इस टेबल को हम लास्ट में फिर भरते हैं, पहले हम वसा के लिए परीक्षण देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटिए। हाँ, ये परीक्षण आप कर सकते हैं घर में, इसके लिए आपको किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, इसमें एक कागज के टुकड़ा, एक खाद्य पदार्थ को लीजिए और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए, लेकिन ध्यान रखें कि कागज़ फटना नहीं चाहिए, कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। अगर इस पर तेल के धब्बे नज़र आते हैं तो इसका मतलब कि इसमें वसा है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल भी कुछ मात्रा में हो सकता है। इस दशा में, हाँ, अगर खाद्य पदार्थ में जल भी हो सकता है और वसा भी हो सकता है। अब आपको ये चेक करना है कि ये जल जो उसमें आया है, जो पेपर गीला हुआ है, उसमें वसा है, ऑयल है या पानी है। ये चेक करने के लिए आप थोड़ी देर पेपर को सुखा लीजिए, धूप में रख लीजिए। अगर उसका पानी सूख जाता है तो इसका मतलब वो पानी था, और अगर वो नहीं सूखता, वो फिर भी पारदर्शी, हल्का पारदर्शी बना रहता है, तो इसका मतलब उसमें वसा था। ठीक है। अब हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। देखिए, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट का किया। कार्बोहाइड्रेट का जब हमने परीक्षण किया तो इसका रंग काला आया और इसे हमने किया था तनु आयोडीन विलयन पे। और प्रोटीन का हमने कास्टिक सोडा के साथ किया था। और वसा के लिए हमें किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ 3 का हमने किया है। अभी बोलता है विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे शरीर के आवश्यक पोषक पदार्थ हैं और इन पोषकों की भी हमें आवश्यकता होती है। अभी हम आगे देखेंगे कि हमें इन पोषकों की आवश्यकता क्यों होती है, कि हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम टेबल देख लेते हैं। एक टेबल जो यहाँ पर दी हुई थी, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक। कच्चे आलू में मंड उपस्थित होता है, ओके। और दूध में प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध में प्रोटीन के साथ साथ वसा भी उपस्थित होती है, क्योंकि जब दूध फट जाता है और या जब पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ते हैं तो उसमें उसका फैट अलग हो जाता है, तो दूध में वसा भी उपस्थित होता है। अब बिना पका हुआ चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड उपस्थित होता है। और पका हुआ चावल पका हो या कच्चा, दोनों में ही मंडो प्रेजेंट होता है। सूखा नारियल, देखिए सूखे नारियल में क्या होता है, कभी भी आपने कई रीजंस के लिए नारियल को कद्दूकस किया होगा तो आपके हाथों में ऑयल लग जाता है, यानी कि जिसमें भी ऑयल आता है वो हमारा वसा है। तो बिना पकी हुई अरहर की दाल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और पकी हुई दाल में प्रोटीन के साथ साथ वसा भी प्रेजेंट होती है। किसी सब्जी के टुकड़े में क्या होता है, ना तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ना प्रोटीन होता है और ना वसा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें अभी तक हमने सिर्फ 3 परीक्षण किए हैं, इनमें बाकी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ये चीज़ें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। किसी फल का टुकड़ा, फल में भी ना कार्बोहाइड्रेट होता है, ना प्रोटीन होता है और ना ही वसा। उबला हुआ
अंडा हमें पता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के हम स्रोत देख लेते हैं। चलिए साथ में देखेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, और अगर तुलना की जाए तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अगर हम सेम अमाउंट 10 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लें और 10 ग्राम हम वसा लें तो हमें वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी बजाय कार्बोहाइड्रेट के। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। अगर आप में ऊर्जा की कमी आपको फील होती है तो आप उस समय कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स हैं शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूँ कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स हैं। और वसा के सोर्स हैं हमारे मूंगफली। वसा तो सबसे सिंपल होता है, इसमें जिसमें भी आपको ऑयली चीज़ दिख रही है वो वसा है। मूंगफली, गिरी, तिल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल और घी ऑयली है। दूध में अभी हमने बताया कि उसमें जब हम फाड़ते हैं तो वो फैट होता है, उसका वसा ही होता है। मक्खन ऑयली, क्रीम ऑयली, अंडे में भी वसा पाया जाता है। मछली में भी वसा काफ़ी मात्रा में होता है, आपको पता ही होगा। मांस में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन हमारे शरीर की भी, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन जो है हमारे शरीर की कोशिका बनाने में हेल्प करता है, तो ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। ठीक है, और प्रोटीन के सोर्स हैं हमारे दालों में प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर। और मांस और मछली में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मछली हो गया, पनीर हो गया। पनीर तो क्योंकि दूध से बना है तो इसमें भी प्रोटीन काफ़ी होता है। दूध आपको पता है एक सर्वोत्तम आहार होता है, संपूर्ण आहार होता है, तो इसमें भी प्रोटीन होता है। अंडे में भी प्रोटीन होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब देखिए विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। अब अलग अलग विटामिन अलग अलग चीज़ों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए के सोर्स क्या हैं? पपीता, गाजर, आम। विटामिन बी के सोर्स हैं चावल, गेहूँ, यकृत। और सी के स्रोत हैं अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर। मतलब विटामिन सी का एक सिंबल हम ये ले सकते हैं कि वो जिनमें हल्का सा भी खट्टापन होता है तो वो विटामिन सी के अंदर आ जाते हैं। और विटामिन डी के स्रोत हैं दूध, जिनमें कैल्शियम होता है। दूध, मक्खन, अंडे, मछली, यकृत। ओके, अब देखिए विटामिन ए हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता ना हो तो इंसान में कमजोरी आती है। और अगर आप किसी को अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो उसे विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। देखिए, विटामिन डी में कैल्शियम तो नहीं होता, लेकिन जो हमारे शरीर में कैल्शियम आता है उसका उपयोग हमारी अस्थि यानी हड्डियों और दांतों के लिए उसका प्रयोग करने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और 2.9 में दिखाए गए हैं। ये वाले हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब अब हमने पढ़ा था कि हमारे जो भोजन के मुख्य घटक हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इसके अलावा कुछ और भी थे, रुक्षांश और जल भी थे। तो हम रुक्षांश होते हैं, हमने खनिज लवण नहीं देखा, अभी खनिज लवण की बात करते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, और खनिज लवण होते हैं हमारे आयोडीन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, ठीक है। और आपको कह रहा हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते इनमें से किसी एक की भी कमी होना हमारे शरीर के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, ठीक है। तो अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। हमने सारणी 2.2 में परीक्षणों में लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। अभी हमने जो सारणी भरी थी उसमें हमने देखा था एक पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक भी उपस्थित थे। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को पहले हम लवण देख लेते हैं। आयोडीन का स्रोत है पालक, अदरक, मछली। और फास्फोरस के लिए हमें चाहिए दूध, केला, मिर्च, ठीक है। लोहे के लिए हमें चाहिए हरी सब्जियां, फल, यकृत। और कैल्शियम के तो दूध, अंडा, मांस, इनमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता। अभी हमने कहा आहारी रेशे रुक्षांश को कहा जाता है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, ठीक है। अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट को कह रहे थे ऊर्जा प्रदान करने वाला, प्रोटीन को हम कह रहे थे शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक, लेकिन रुक्षांश जो है ये हमारे शरीर को कोई पोषक तो प्रदान नहीं करते, लेकिन ये हमारे भोजन का एक आवश्यक हिस्सा है, ये आवश्यक अवयव है। फिर भी हमारे भोजन में इसका आयतन बढ़ा देते हैं। जो ये रुक्षांश होते हैं हमारा जब हम भोजन करते हैं जो पच जाता है, जो भोजन हमारा पच नहीं पाता है उस भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमने ये खाद्य पदार्थ खाए, लेकिन वो तब तक उनको अवशोषित करने के लिए उनका लिक्विड थोड़ा होना आवश्यक है। तो जब जल होगा तो उसको लिक्विड में करेगा और फिर लिक्विड फॉर्म में वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। अब इसके बारे में हम इन डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। मूत्र और पसीने भी एक तरह के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तु से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन करते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जल हमारे भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में चला जाता है। अब ये एक टेस्ट किया है जिसमें आपको सिर्फ भोजन में जल की पता करने के लिए, लेकिन आई थिंक ये तो कॉमन है, सब इजी है, हो जाएगा कि जल हर भोजन में होता है। संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। अभी हमने इतने पोषक पदार्थ पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, आहारी रेशे, जल, लेकिन इन सब का एक अमाउंट होता है। अगर ये उस अमाउंट से ज़्यादा
चले गए, हमारे ज़्यादा खा लिया तो भी ये हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है। अगर हमने उस मात्रा से कम लिया तो भी ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अगर हम एक फिक्स मात्रा में सारी चीज़ें लें और उस फिक्स मात्रा में वृक्षांश और जल भी लें तो वो एक संतुलित आहार कहलाएगा। क्या आप सोचते हैं प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों को अलग भोजन चाहिए, बूढ़ों को अलग भोजन चाहिए। बच्चे ज़्यादा ऑयली खाना खा सकते हैं, लेकिन एज वाले लोग ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खा सकते, उनके लिए सही नहीं है। ज़्यादा मीठा खाना नहीं खा सकते, लेकिन बच्चों का शरीर इस चीज़ को हजम कर जाता है, तो उनके लिए कोई हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन बूढ़े लोगों के लिए, ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है। क्या आप सोचते हैं हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? जी बिल्कुल, हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। सेम एज के दो लोग हैं, एक घर बैठ के काम कर रहा है और दूसरा बाहर लेबरी कर रहा है, पत्थर तोड़ना या मजदूरी जिसे कहते हैं वो कर रहा है। तो जो मजदूरी करने वाला इंसान है उसे ज़्यादा अच्छे खाने की ज़रूरत है बजाय उसके जो घर में बैठा हुआ है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। आपको अपना संतुलित आहार खाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानकारी हो कि आपको किस भोजन से कितना क्या मिल जाएगा तो आपको बहुत पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इससे पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कुछ पका रहे हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें तो नष्ट हो ही जाएंगी। अगर हम पानी को उबालते भी हैं तो उसमें से भी कुछ पोषक, कुछ मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हरी सब्जियों को काटने से पहले धोएं, काटने के बाद न धोएं। और इसी तरीके से कई चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। अभी आगे देखते हैं। हम सभी जानते हैं पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप भोजन पकाने में ज़्यादा जल का यूज़ कर रहे हैं तो उस जल को फेंकने के बजाय उसको यूज़ कर लिया जाए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है, लेकिन अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? वह ठीक था? नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपने गुण होते हैं, वसा के अपने गुण होते हैं। अगर आप अधिक मात्रा में एक पदार्थ को यूज़ कर लेंगे, एक पदार्थ का ही सेवन करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा।
जैसे अत्यधिक वसायुक्त भोजन करना मोटापे का कारण है। अगर कोई अपना पतला होना चाहता है, डाइटिंग करना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपने भोजन से वसायुक्त खाने को ही हटाएगा, जैसे घी वगैरह। अभावजन्य रोग, अब अभी तो ये चीज़ें थी कि उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, इस बारे में हमने बात किया। अगर उनकी कमी होती है तो क्या होगा? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्व के अभाव के कारण होती हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग वो रोग हैं जो किसी लंबी अवधि तक पोषक पदार्थों के अभाव के कारण होती हैं, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां। अभी हम आगे देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से किस चीज़ की कमी, क्या बीमारी होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। देखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अगर किसी को कमी होती है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, वो उसमें कमजोरी आ जाएगी, वो पतला हो जाएगा और इतना दुर्बल। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो उसमें ऊर्जा नहीं आएगी और वो चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। कैसे चलेगा जब उसमें ऊर्जा ही नहीं होगी? तो विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। ये देखिए, विटामिन ए की कमी से शीर्णता, दृष्टिहीनता हो जाती है। दृष्टिहीनता यानी उसे दिखाई नहीं देगा सही से, और इसके लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाए। इसलिए आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा कि इसे याद कर लें। कंपटीशन में भी कई क्वेश्चन आते हैं, अगर आप छोटी क्लास के हैं तो आगे आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। दुर्बल पेशियाँ, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है और इसके लक्षण है पेशियाँ दुर्बल हो जाएंगी और काम करने में ऊर्जा की कमी होगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा। स्कर्वी के लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून आना, घाव बनने में अधिक समय लगना, ये विटामिन सी की कमी से है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, इसमें अस्थियां मुलायम हो जाती हैं। अब अस्थियां मुलायम हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है टूटेंगी आसानी से, मुलायम होकर मुड़ जाना। क्योंकि विटामिन डी आपको बताया था कि ये हड्डियों को, जो हमारे भोजन में कैल्शियम होता है उसका प्रयोग शरीर में करने में मदद करता है। और कैल्शियम, अस्थियां और दंतशय, सीधी बात है कैल्शियम हमारे शरीर में दो जगह सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हमारी हड्डियों में और दांतों में। और अगर कैल्शियम की कमी होगी तो इसका असर हड्डियों में और दांतों में ही पड़ेगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और दांत टूटने लगेंगे। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसमें जो हमारे गर्दन की एक ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और काफ़ी एक गांठ जैसी बन जाती है, और बच्चों में इसमें मानसिक विकलांगता आ जाती है। और लोहे की कमी से अरक्तता हो जाता है और इससे कमजोरी हो जाती है। लोहे की कमी से खून की कमी भी होती है, इसी कारण से कमजोरी भी आती है। अब हम आगे पहुँचे थे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं नीचे, आप उनको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे। थैंक यू।